Assalamu alaikum. This is Jahangir and you are watching Medical and Nursing Lectures. Today we are going to discuss the concept of safety and risk management. More specifically, we will discuss about the patient safety. During the time period of patient treatment, a patient might experience some medical errors, some incidents, and some bad experiences. So how to prevent the patient from medical errors? After the completion of this presentation, the learner will be able to define safety, describe the characteristics of safety, identify physical and microbial hazards and environment, discuss various ways to minimize hazards, discuss the assessment of environmental safety, identify physical and microbial hazards in the hospital environment which interfere with patient safety, explain general preventive measures for safe environment for health team members and patients. Using assessment, identify people at risk for safety dysfunction. सेफ्टी, हमारे पास हॉस्पिटल में जितनी भी पेशेंट आते हैं मेडिकल केयर लेने या नर्सिंग केयर लेने, तो हमारी केयर के दौरान न तो वो फिज़िकली डैमेज हो, न सोशली डैमेज हो, न स्पिरिचुअली डैमेज हो, ना ही उनके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन आ जाए, ना ही पॉलिटिकली डैमेज हो, ना इमोशनली वो डैमेज हो जाए, उनकी नौकरी के ऊपर भी कोई असर ना पड़े, साइकोलॉजिकली भी वो मुतासर ना हो, एजुकेशनली भी वो मुतासर ना हो, या किसी भी तरह से हमारे पास जो पेशेंट्स पड़े होते हैं या जो आए होते हैं वो मुतासर ना हो। पेशेंट्स इसलिए मुतासर होते हैं कि जब हमसे कोई मेडिकल एरर हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या पेशेंट को जब हम कोई ओवरडोज मेडिसिन देते हैं या हमसे कोई मेडिकल एरर हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में पेशेंट सफ़र करता है। तो जितने भी डैमेजेस, एरर्स, मेडिकल एरर्स, एक्सीडेंट्स, हार्म्स वगैरह है, उसको हमने रिड्यूस करना है या उनको हमने मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना है। जितनी भी हम इसको रिड्यूस करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो इसके नतीजे में पेशेंट की जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो जाएगी। सेफ़ एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है कि जिसमें सेहत के हवाले से जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो मिलते हो। फिज़िकल हज़र्ड, वो हज़र्ड जिससे आप फिज़िकली इंजर्ड हो सकते हो, रिस्क ऑफ फॉल हो या रिस्क ऑफ इंजरी हो, तो या तो रिड्यूस हो या बिल्कुल एलिमिनेट हो। इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ना हो और सैनिटरी मेजर्स हो, जितना भी निकासी आपका सिस्टम है वो फुली डेवलप हो। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जिसमें फ़िज़िकल हज़र्ड्स रिड्यूस हो या एलिमिनेटेड हो, ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो या बिल्कुल ना हो, और इसी तरह सैनिटरी मेजर जिसमें अच्छी हो, तो उसको हम कहते हैं सेफ़ एनवायरनमेंट। पेशेंट सेफ्टी is a new healthcare discipline that emphasizes the number first. जितने भी मेडिकल एरर हो जाए उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यानी अगर आपने कोई गलत डोज दी, आपने किसी और पेशेंट को दवाई दी, तो आपने अपने सीनियर को, अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है कि मुझसे ये गलती हो गई है। द सेकंड वन इज़ एनालिसिस ऑफ मेडिकल एरर। मेडिकल एरर का पूरा तज्ज़िया होना चाहिए कि इस तरह का एरर क्यों हुआ। The third one is prevention of medical error that often leads to adverse healthcare events. और जितने भी मेडिकल एरर होते हैं तो इसकी हमने प्रिवेंशन करनी है, क्योंकि इसके नतीजे में पेशेंट के हेल्थ के ऊपर बहुत गलत असरात पड़ते हैं। पेशेंट सेफ्टी नंबर 1। A client's health and wellness depend upon safety. Safety is the number one priority in all aspects of care. हमारे पास जो मरीज़ पड़े होते हैं
उनकी जो हेल्थनेस है, उनकी जो वेलनेस है, दे डिपेंड अपॉन द सेफ्टी, कि हम उनको कितना मेडिकल एड से और कितने मेडिकल एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। तो जितना हम उनको मेडिकल एड से बचाएंगे, मतलब हम उनको गलत डोज नहीं देंगे, हम उनको जो है एक्यूरेट डोज देंगे, हम उनको एक्यूरेट ड्रग देंगे, हम उनको टाइम पे दवाई देंगे, तो उतना जल्दी वो वेलनेस की तरफ जाएंगे, उतना जल्दी वो हेल्थनेस की तरफ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट के दौरान सेफ्टी जो है ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। नर्सेस को भी सेफ्टी के हवाले से अवेयर होना चाहिए। हॉस्पिटल की जो सेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें पड़ी होती है, जो एनवायरनमेंट होता है वो कुछ अनफेमिलियर सा होता है। कभी कभार मरीज़ जो होते हैं वो अनफेमिलियर होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता, तो इसलिए हमने मरीज़ों को सही से गाइड करना है, सही से टीच करना है ताकि वो सेफ़ रहे। इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, जिसको हम IPSG भी बोलते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं, तो इनकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो ISO की तरफ से होती है। ISO एक ऐसा इदारा है जो हर एक इदारे को स्टैंडर्डाइजेशन का एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये इदारा मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स को भी सर्टिफाई कराता है कि आप लोगों की जो ट्रीटमेंट है वाकई स्टैंडर्डाइज्ड है। इनकी कुछ गोल्स है, उसमें द फर्स्ट गोल इज़ आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली। आपने अपने पेशेंट्स को सही से आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पेशेंट के फुल नेम का पता हो और उसके MR नंबर का पता हो। ऐसा हो सकता है कि जिस वार्ड में आपका पेशेंट पड़ा हुआ है, तो पेशेंट के नाम से 2 या 3 और भी मरीज़ हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो पेशेंट का फुल नेम आपको पता हो, दूसरा पेशेंट के MR नंबर का आपको पता हो। सेकंड गोल इज़ इम्प्रूव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव तब कर सकते हैं जब आपको इस बार का पता हो। इस मीन सिचुएशन, यानी पेशेंट जो है वो किस सिचुएशन में आपको मिला। बी मीन बैकग्राउंड, पेशेंट कहाँ से आया, किस वजह से आपके पास आया। ए मीन जब आपने पेशेंट को पाया, जब आपने पेशेंट को असिस्ट किया तो आपको क्या क्या मिला। और आर मीन्स रिकमेंडेशन, आपने जितनी भी असेसमेंट की तो अभी आपके पेशेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन है, आप पेशेंट को किस तरह से डील करना चाहते हो, आप पेशेंट के ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो। थर्ड गोल इज़ इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। जितने भी हाई अलर्ट मेडिकेशन है उसकी सेफ्टी को इंश्योर बनाया जाए। जैसे जितने भी इनोट्रॉप्स है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जितने भी नारकोटिक्स है, तो इसकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर होनी चाहिए। गोल नंबर 4, इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो उनकी जो साइट है वो करेक्टली मार्क होनी चाहिए। इसी तरह पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो भी करेक्टली। गोल नंबर 5, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, हैंड हाइजीन नहीं करते जब पेशेंट को हैंडल करते, या जब कोई प्रोसीजर करते तब नहीं करते, या प्रोसीजर से पहले वो हैंड हाइजीन नहीं करते, जिसकी वजह से मरीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। गोल नंबर 6, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्राम फॉल्स की वजह से भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट सफ़र कर जाते हैं। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं लेकिन उनका जो बेड साइड रेल है वो नीचे हुआ होता है, तो जब वो नीचे हुआ होता है तो पेशेंट रोल करके नीचे गिर जाता है। या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि मेंटली कंफ्यूज होते हैं, या बच्चे होते हैं तो उनके जो साइड रेल चूँकि ऊपर नहीं होते तो
जिसके नतीजे में वो गिर पड़ते और मुख्तलिफ़ किस्म की और जो है एडवर्स इफ़ेक्ट का या हॉस्पिटल से स्टे उनका बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है, इन सब चीज़ों को हमने रिड्यूस करना है। कॉजेज़ ऑफ हेल्थ केयर एरर्स क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है या तो इनकी जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस है वो वेरिएट कर जाते हैं, वेरिएट करते जिसकी वजह से हेल्थ केयर एरर हो सकते हैं। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है बहुत ज़्यादा थकन की वजह से, बर्नआउट होने की वजह से डिप्रेस हो जाता है या थक जाता है, जिसकी वजह से इनसे गलतियाँ हो जाती है। पेशेंट्स की जो डाइवर्सिटी है वो कभी कभार चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट की जो लैंग्वेज है वो आपको अगर समझ में नहीं आती, उनकी जो रहन सहन है वो आपको समझ में नहीं आती, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर समझ में नहीं आती, तो जिसकी वजह से भी हेल्थ केयर एरर हो सकते हैं। अनफेमिलियर सेटिंग की वजह से अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया है और वो नया ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास टाइम कम है और वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहता है, तो उस प्रेशर की वजह से भी एरर हो सकते हैं। फेलियर टू एक्नॉलेज द प्रेवेलेंस एंड सीरियसनेस ऑफ मेडिकल एरर्स। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई मेडिकल एरर हो जाए, तो उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते, अपने सीनियर्स को या अपने सुपरवाइजर्स को नहीं बताते, और हम ख़ुद भी उसका जो सीरियसनेस है वो नहीं मेंशन करते, वो फील नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो जो गलती है वो बार बार रिपीट होती है। सारा हॉस्पिटल के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेडिसिन जो है कुछ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ज़ाहिर सी बात है, मेडिसिन जितना पावरफुल होगा तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसी तरह पेशेंट की हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इंटेंसिव केयर में अगर पेशेंट ज़्यादा वो करे, ज़्यादा स्टे करे, तो जिसकी वजह से भी पेशेंट की हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकते हैं, गलत असरात पड़ सकते हैं। पुअर कम्युनिकेशन अगर हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन ना हो, स्टाफ लोग या डॉक्टर्स और स्टाफ की कम्युनिकेशन आपस में सही ना हो, या जो है डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखी हुई हो, या नोट्स अपने सही से नहीं लिखे हो, नर्सेज एंड अदर केयर प्रोवाइडर्स ने अगर अपने नोट्स सही से नहीं लिखे हो, अपने इवेंट सही से नहीं मेंशन किए हो, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूर होने की वजह से पेशेंट के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़, जितना जितना पेशेंट टू स्टाफ रेशो बढ़ता जाएगा, स्टाफ टू पेशेंट्स रेशो बढ़ता जाएगा, तो उतने जो है हेल्थ केयर एड्स भी ज़्यादा होते जाएंगे। Falls risk, especially in the elderly, is growing. In hospitalized patients, 4 to 12 falls occur per 1000 beds. फोकस असेसमेंट हमारा क्या होना चाहिए, यानी हमने किस चीज़ को असेस करना, फोकस करना है अपने असेसमेंट के दौरान। टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, हमने अपने पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है। द नर्स शुड कंडक्ट अ फोकस असेसमेंट ड्यूरिंग एवरी नर्स पेशेंट इनकाउंटर विच इंक्लूड्स। अब हमारे जो फोकस असेसमेंट है उसमें क्या क्या करना चाहिए नर्स को? विजुअल स्कैन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर पोटेंशियल हैज़ार्ड। नर्स ने एक नज़र दौड़ानी है कि इन्वायरमेंट के अंदर पोटेंशियल हैज़र्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। क्विक अप्रेजल ऑफ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, या जो है ये कहे कि पेशेंट वीक है, चाइल्ड है, इसी तरह के फैक्टर्स को बुनियाद बना के नर्स ने ये अपना फोकस बनाना है कि पेशेंट could maybe fall. Strategies to help reduce falls. कैसे हम फॉल को रिड्यूस कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट फर्नीचर हो, लाइटिंग अच्छी हो, बिल हो उसके पास, पेशेंट के पास, ताकि जब भी उसको कोई ज़रूरत पड़े तो आपको घंटी दे। पर्सनल आइटम्स विद इन रीच, पेशेंट्स की जितनी भी पर्सनल आइटम्स हो वो उसके पहुंच में हो।
ट्रैफिक एरियाज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, जितने भी आने जाने की रास्ते हैं तो वो फ्री होने चाहिए, उसमें लोग नहीं खड़े होने चाहिए, उनमें चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि रिमूव लूज कारपेट्स आर रनर्स, कोई ऐसी कारपेट हो जो कि लूज़ हो तो उसको रिमूव करना चाहिए। हैंड रेल्स इन द हॉल, हैंड रेल होने चाहिए हॉल्स में ताकि जो लोग जो सही से नहीं चल सकते वो उसको पकड़ कर चल सके। कीप बेड इन लो पोजीशन, लॉक बेड, व्हील चेयर, स्ट्रेचर हो, व्हील चेयर हो, बेड हो, चेयर हो, तो वो सब के सब लॉक होने चाहिए और उनका जो ज़मीन से फासला है वो कम होना चाहिए। आइडेंटिफाई क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर फॉल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से पेशेंट जो है वो रिस्क ऑफ फॉल पे है, जैसे एल्डरली पेशेंट्स हो गए, अल्जीमर के पेशेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, क्योंकि ये पॉपुलेशंस ज़्यादातर फॉल के रिस्क पे होती है, तो इसलिए उनको अपना फोकस बनाना चाहिए। If a client's experience falls at home, अगर घर पर ही गिर जाए, they will likely continue to be at risk for falls in the hospital setting, तो इसी तरह वो हॉस्पिटल में भी गिर सकता है। Place these close to nursing station, इस तरह के पेशेंट्स को आपने अपने नर्सिंग काउंटर के साथ ही रखने होते हैं, उनका बेड अपने नर्सिंग स्टेशन के पास ही बनाना होता है। मूविंग एंड पोजीशनिंग, जब भी हम किसी पेशेंट को मूव करते हैं या पोजीशन देते हैं तो प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, टिश्यूज़ कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई उस एरिया को कम हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उस तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है और इस वजह से उन सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो सेल डेथ से बचने के लिए हमने पेशेंट्स को मूव करना है, उनको पोजीशन देना है बार बार, ताकि पेशेंट्स का जो मसल टोन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है या उसकी जो डाइजेशन है वो अच्छी हो, वो इम्प्रूव हो। प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो प्रिवेंट करता है आपको स्ट्रेन से, मसल्स के अंदर जो स्ट्रेन आता है, इसी तरह प्रेशर सोर्स से बचाता है यानी बेड सोर्स से बचाता है, और जॉइंट्स के अंदर जो कंट्रैक्चर्स है, जो खिंचाव है, उससे आपको बचाता है। क्योंकि जब आपका जॉइंट, आपके मसल्स बार बार मूवमेंट करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब सर्कुलेशन अच्छा होगा तो मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका जो मसल टोन है वो सही होगा, आपकी सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। करेक्ट पोजीशनिंग is crucial for maintaining body alignment and comfort, preventing injury to the musculoskeletal system and providing sensory, motor and cognitive stimulation. बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी के अलाइनमेंट को मेंटेन रखना और पेशेंट को कंफर्ट देना, इसी तरह पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना, ताकि पेशेंट का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें जब इंजरी नहीं होगी तो पेशेंट सही से मूव कर सकेगा, पेशेंट सही से उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छी होगी। तो इन चीज़ों के मेंटेन करने से पेशेंट की जो सेंसरी, मोटर और कॉग्निटिव स्टिमुलेशन है वो अच्छी होगी। It is important to maintain proper body alignment for the patient at all times. This includes when turning or positioning the patient. जब भी हम पेशेंट को करवट देते हैं या मूव करते हैं तो हमने इन चीज़ों को देखना है कि पेशेंट की पूरी बॉडी एज अ होल हम मूव करें, न कि सर एक तरफ जा रहा हो और जो रिमेनिंग बॉडी है वो किसी दूसरी तरफ जा रही हो। इसलिए हमने पेशेंट को सही से पोजीशन करना है। इसके मकासद हमारे ये है कि लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेस ऑन पेशेंट जॉइंट एंड स्किन, पेशेंट के स्किन और जॉइंट के ऊपर जो है स्ट्रेस कम पड़ेगा, तो जिसकी वजह से बॉडी के जो पार्ट्स है उनकी करेक्टली अलाइनमेंट होगी। पेशेंट हु आर इमोबाइल नीड टू बी रिपोजिशन एवरी 2 hourly। हॉस्पिटल के अंदर हमने ये सेटिंग बनानी है कि हर एक पेशेंट जो कि मूव ना करता हो उसकी पोजीशनिंग हर 2 घंटे बाद हो जाइए। रिस्ट्रेंट्स डिवाइस आर केमिकल यूज टू इमोबाइलाइज अ क्लाइंट। कभी कभार हमें पेशेंट को इमोबाइल करना पड़ता है, वजह यह है कि उसके लिए जो मोबिलिटी है वो सही नहीं होती, तो हम
ऐसे पेशेंट्स में कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं या ऐसे मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हम इमोबाइल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है वो विंड पे पड़ा हुआ है और वो बार बार अपने विंड के पाइप को निकालता हो, तो इसलिए हमने पेशेंट को सेडेट करना है कि और ये जो अपना पाइप निकाले तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पेशेंट को नहीं निकालना चाहिए। अब पेशेंट तो पेन में होता है, तो इसलिए हमने उसको ऐसे मेडिसिन देने होते हैं कि उसका जो पेन है वो रिलीव हो, और दूसरी बात ये है कि वो इमोबाइल हो। रिस्ट्रेन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पेशेंट का जो बिहेवियर है वो हम टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल कर सकें। रिस्ट्रेन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि पेशेंट को हम फॉल से प्रिवेंट करें, वॉन्डरिंग से प्रिवेंट करें, और सेल्फ इंजरी से जो है पेशेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। वजह है कि अगर कोई ट्यूब अपना खींचेगा तो पेशेंट को सीरियस इंजरी हो सकती है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, तो अगर हम उनको रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो दूसरी पेशेंट्स को के लिए एंडेंजर्स हो सकते हैं, दूसरे पेशेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी हम रिस्ट्रेन यूज़ करेंगे तो हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। और रिस्ट्रेंस फ्री केयर इज़ आइडियल। होना तो ये चाहिए कि जब भी हम केयर दें तो उसमें रिस्ट्रेन शामिल ना हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्ट्रेन यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ताकि हम पेशेंट्स को और दूसरे लोगों को पेशेंट्स के हार्म से बचाएं। हाईली एजिटेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बदमाश किस्म के होते हैं, तो उनमें हम यूज़ करते हैं ताकि हम फिज़िकल और केमिकल चीज़ें इनके लिए फिर यूज़ करते हैं। और वो पेशेंट जो कि इंट्यूबेटेड होते हैं ताकि ये लोग अपने ट्यूब को न निकाल पाए, और वो पेशेंट जो कि ख़ुदकुशी की अटेम्प्ट करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी हम रिस्ट्रेन यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ रिस्ट्रेंट्स यूज़ ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तभी आपने इस्तेमाल करना है इसको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपको। अटेंडिंग फिजिशियन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट, ऑर्डरिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ रिस्ट्रेंट। जो भी फिजिशियन पेशेंट को डील करेगा तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट, पेशेंट के असेसमेंट की रिस्ट्रेन के बाद पेशेंट को जो असेस करेगा, इस तरह ऑर्डर करेगा रिस्ट्रेन का या रिस्ट्रेन को कंटिन्यू करना है या नहीं, तो द रिस्पॉन्सिबल इज़ फिजिशियन। कंटिन्यूड use of restraint must be reviewed daily by the RN and documented on the health record। जो भी रिस्ट्रेंट जहाँ पर भी बांधा हो, या अगर कोई ऐसा रिस्ट्रेंट जो कि केमिकल है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, तो उसका भी जो स्टाफ नर्स है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि रिस्ट्रेंट की वजह से पेशेंट की हेल्थ के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं। Always explain what you do, why to reduce anxiety and promote cooperation। और स्टाफ नर्स को जो है रिस्ट्रेन यूज़ करने का उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम इसको क्यों जो है हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रेन यूज़ करने के जो गोल्स है वो क्या है? टू अवॉइड द यूज़ ऑफ रिस्ट्रेंट्स वेन एवर पॉसिबल। इनकर अल्टरनेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स को हम अगर साथ में बिठाएं या चेयर रख के साथ में या बेड रख के साथ में, तो वो भी सही है ताकि पेशेंट जो है वो फाल ना कर सके। नॉन रिस्ट्रेंट्स मेजर्स, सेफ्टी बेल्ट अगर हम बांधे पेशेंट को, या जो है उनके पास फेलो रख दे। कंसिडर रिस्ट्रेंट्स इज अ टेम्पररी मेजर्स, डिक्रीज लाइकलीहुड ऑफ इंजरी फ्रॉम रिस्ट्रेंट यूज। रिमूव रिस्ट्रेंट्स एज सून एज पेशेंट इज नो लॉन्गर एट रिस्क फॉर इंजरी। अगर पेशेंट जो है वो सही हो जाए, उसकी सेहत बेहतर हो जाए और आपको पता चले कि अब पेशेंट्स के गिरने के चांसेस नहीं है, तो आपने फ़ौरन से रिस्ट्रेंट्स रिमूव करने हैं। जब भी पेशेंट को रिस्ट्रेन किया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है। द फर्स्ट वन इज़ हैज़र्ड्स ऑफ इमोबिलिटी, यानी पेशेंट मोबिलिटी नहीं कर सकेगा।
जिसके नतीजे में पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर आप पेशेंट को कस के बांधोगे तो मे बी कि उसकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी लपेट में आ जाए, तो जब पेशेंट सही से रेस्पिरेट नहीं करेगा तो मे बी कि डेथ हो जाए। प्रेशर सोर्स, निमोनिया, कंस्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस, कंट्रैक्चर्स, जोड़ों में खिंचाव हो सकता है, डिक्रीज़ मोबिलिटी हो सकती है, डिक्रीज़ मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज डिपेंडेंस। जब पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो किसी चीज़ को सही से हाथ में नहीं पकड़ सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा और ख़ुद से बैठ भी नहीं सकेगा। इस वजह से पेशेंट की डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर भी बढ़ जाएगी। पेशेंट की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अल्टर हो जाएगी। वो ये सोचेगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से मुझे बांधा गया है। पेशेंट ये सोचेगा कि मेरी हुकूक़ की ह्यूमिलिएशन हो रही है, मेरे हुकूक़ सही से नहीं पूरी हो रही। फियर होगा, पेशेंट को गुस्सा करेगा और इसी तरह उस बांधने से उसकी जो अपनी सेल्फ इस्टीम है, अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है वो कम दिखाई देगी। स्ट्रेंगुलेशन, जब भी पेशेंट को टाइटली बांध दिया जाता है तो उस एरिया को, उस साइड को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो सकती है, कंप्रोमाइज़ हो सकती है या मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है। तो वो जो एरिया है ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से मुतासिर हो सकता है, वो कट भी सकता है। कंप्रोमाइज सर्कुलेशन हो जाएगी, लेसरेशंस हो सकते हैं, ब्रोइजिंग हो सकती है, स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो ख़राब हो सकती है। मस्ट रिलीज रिस्ट्रेंट्स एवरी 2 hours फॉर असेसमेंट एंड रेंज ऑफ मोशन। जितने भी हज़र्स हमने अभी पढ़े तो इससे अवॉइड रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एवरी 2 hours के बाद पेशेंट की असेसमेंट करनी चाहिए और जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमने असेस करना चाहिए। फिज़िकल रिस्ट्रेंट्स ऐसे रिस्ट्रेंट्स होते हैं जो हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके उनको इमोबाइल कर देते हैं। सबसे पहला है उनमें साइड रेल्स। बेड के जो साइड रेल होते हैं उसको ऊपर करते हैं हम, जिसकी वजह से पेशेंट फॉल से बच सकता है। लेकिन पेशेंट अपने बेड के अंदर मूव कर सकता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने बेड की साइड रेल के ऊपर भी क्लेम करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पेशेंट को हैंडल करेंगे तो अपनी साइड की तरफ जो साइड रेल है वो हम नीचे करेंगे और जब पेशेंट हैंडलिंग हम फिनिश करते हैं तो हमें फिर से उसको ऊपर करना होता है। सेकंड वन इज़ जैकेट्स बेल्ट्स। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं और कोशिश करते हैं साइड रेल के ऊपर चलने की। तो ऐसे पेशेंट्स में हम जैकेट या बेल्ट का जो रिस्ट्रेंट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ये रिस्ट्रेंट स्लीवलेस होता है और क्रॉस ओवर टाई करते हैं इसको। ये रिस्ट्रेंट बेड के अंदर ही पेशेंट को मोबिलिटी अलाउ करती है। आर्म एंड लेग, इस तरह का जो रिस्ट्रेंट है दिस इज़ यूजुअली अनडिज़ायरेबल। यानी जब हम पेशेंट के आर्म या लेग को टाई करते हैं, रिस्ट्रेंट करते हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसका जो नुकसान है दैट इज़ इंजरी टू द रिस्ट, एंकल फ्रॉम फ्रिक्शन रबिंग अगेंस्ट स्किन, क्योंकि पेशेंट मूवमेंट करने की कोशिश करता है और जहाँ पर हमने रिस्ट्रेंट बांधा हुआ होता है वो बार बार उसके साथ रगड़ गाता है। उस रगड़ की वजह से पेशेंट की जो स्किन इंटीग्रिटी है वो ख़राब हो जाती है। उस एरिया को ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो सकती है। लिहाजा जब भी हम आर्म लेग को जो है आर्म या लेग को रिस्ट्रेन करेंगे तो हमें उसके साथ एक्स्ट्रा पेडलिंग करनी होगी। जब हम एक्स्ट्रा पेड वहाँ यूज़ करेंगे तो फिर पेशेंट के स्किन के ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे। आर्म और लेग के ऊपर जब भी हम रिस्ट्रेन को अप्लाई करेंगे तो स्लाइटली फ्लेक्सिबल एरिया के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए और हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना। अगर हम टाइट बांध देंगे तो इसकी वजह से सर्कुलेशन इम्पेयर हो सकती है। और इसी तरह इस तरह के जो रिस्ट्रेन होते हैं वो हमने बेड रेल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बांधने।
नाउ केमिकल रिस्ट्रेंट्स, जिसमें हमारे पास है मेडिकेशंस। जब भी हम पेशेंट्स को मेडिकेशन के ज़रिए रिस्ट्रेन करते हैं तो हमने मेडिसिन के बाद पेशेंट को बार बार असेस करना होता है कि मेडिसिन का कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो पेशेंट के ऊपर नहीं पड़ रहा, पेशेंट जो है एपनिया में तो नहीं जा रहा, या पेशेंट हाइपोक्सिया में तो नहीं जा रहा। और इसी तरह पेशेंट की रिससिटेशन के जो जितना भी इक्विपमेंट्स है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि अगर हम पेशेंट के ऊपर मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रेंट्स के लिए, तब भी हमने अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि स्टिल द पेशेंट इज़ हाई रिस्क फॉर इंजरी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जब भी आप रेस्ट्रेंट को इस्तेमाल करते हैं तो आपने साथ में एक रेशनल जो है वो डॉक्यूमेंट करना होता है कि मैंने पेशेंट को इसलिए रेस्ट्रेंट किया हुआ है कि वो या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या अपने ट्यूब को निकाल रहा है, या पेशेंट का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, या पेशेंट अपने साथ वाले दूसरे पेशेंट्स को जो है नुकसान दे सकता है। आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये भी लिखना है कि मरीज़ के ऊपर जितनी भी ऐसे अल्टरनेटिव्स थे जो कि अप्लाई करने थे वो मैंने अप्लाई कर दिए, बट दे टू ऑल और इन वैन, चूँकि जितने भी अल्टरनेटिव्स थे वो अनसक्सेसफुल रही, इसलिए मैं रिस्ट्रेंट को अप्लाई कर रहा हूँ। जिस किस्म का रिस्ट्रेंट आप इस्तेमाल करते हो पेशेंट के ऊपर, उसकी जो है टाइप आपने मेंशन करनी है और साथ में डेट और टाइम भी मेंशन करनी है। इस तरह जिस साइड के ऊपर आप रिस्ट्रेंट टाई करते हो, रिस्ट्रेंट बांधते हो, तो उस जगह को आपने मेंशन करना है, पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको आपने मेंशन करना है, और जिस साइड पे आपने रिस्ट्रेंट को अप्लाई किया हुआ है उसकी कंडीशन को, स्किन की कंडीशन को आपने देखना है कि वहाँ पर कोई ब्रोइज तो नहीं हो रहा, कोई लेसरेशन तो नहीं हो रही, या वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो मुतासिर नहीं हो रही। तो ये आपने हर 2 घंटे बाद ये बार बार असेस करना होता है, और इसी तरह बार बार उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करनी पड़ती है। असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर ऑनगोइंग एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट, आपने साथ साथ में ये करना होता है कि मैं मज़ीद कितने टाइम के लिए जो है रिस्ट्रेंट को मेंटेन रखूँगा। केयर ऑफ द पेशेंट विच में इंक्लूड रिपोजिशनिंग, टॉयलेटिंग, मोबिलाइजेशन इन आवर स्किन केयर। पेशेंट को चूँकि पोजीशन की भी ज़रूरत होती है, टॉयलेट की नीड भी हो सकती है, और मोबिलाइजेशन की भी नीड होती है, और इस तरह स्किन केयर की भी नीड होती है। तो ये रिस्ट्रेंट बांधने के साथ साथ आपने ये भी करना होता है। सेलेक्टेड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे हैज़र्ड्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जो सेफ्टी है वो मुतासिर हो जाती है। तो उनमें जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, दैट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंजाई, अलजी, डस्ट माइट्स, पोलन्स एंड मॉल्स। केमिकल कंटामिनेंट्स जो है उनमें से ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, PCBs, DDT, डायोक्सिन्स, बेंजीन, मेलाथियोन एंड टोलुइन। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक एट्सेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये केमिकल कंटामिनेंट्स है, जिसकी वजह से एक आम इंडिविजुअल के ऊपर भी और एक पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मुतासिर हो सकती है। रेडिएशंस की वजह से, जिसमें माइक्रोवेव्स हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज है और नॉइस, इससे भी पेशेंट की जो सेफ्टी है वो मुतासिर हो जाती है। पार्टिकुलेट मैटर जिसमें डस्ट है, स्मोक है, एस्बेस्टोसिस है। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स के अंदर, द फर्स्ट वन वाज बायोलॉजिकल एजेंट्स, द सेकंड वन वाज केमिकल कंटामिनेंट्स, द थर्ड वन वाज रेडिएशंस एंड द फोर्थ वन वाज पार्टिकुलेट मैटर जिसमें डस्ट, स्मोक और एस्बेस्टोस है। इसकी वजह से एक आम इंडिविजुअल की सेफ्टी भी मुतासिर हो सकती है। व्हाट इज़ हैज़र्ड? ऐसी चीज़
जिससे आप हर्ट हो जाए, आपको नुकसान पहुंच जाए या आप उससे बीमार हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड हैज़र्ड. टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स: फिज़िकल हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स एंड केमिकल हैज़र्ड्स. केमिकल हैज़र्ड्स की अगर हम बात करें तो ये किसी भी फार्म में पाए जाते हैं और ये ख़ासकर वहाँ पर होते हैं जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं या किसी केमिकल को प्रिपेयर करते हैं. इनकी जो फार्म्स है सॉलिड फार्म में भी पाया जा सकता है, लिक्विड और गैस फार्म में भी पाए जाते हैं. डिपेंड अपॉन दी कंसनट्रेशन ऑफ अ केमिकल. कुछ ऐसे केमिकल हैज़र्ड्स होते हैं जो कि कम दर्जा डेंजरस होते हैं और कुछ ज़्यादा दर्जे की जो है डेंजरस होते हैं. बहरहाल किसी न किसी दर्जे में ये इलनेस को कॉज कर सकते हैं, स्किन इरिटेशन को या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़े कर सकते हैं. Beware of liquid like cleansing products, paints, acids, solvents, especially chemicals, and an unlabeled container warning sign. अगर कोई कंपनी है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर केमिकल्स हैं जो कि अनलेबल है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस कंटेनर के अंदर एसिड पड़ा हुआ है, कोई पेंट पड़ा हुआ है या क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है. दैट इज़ वाई दैट वुड बी डेंजरस फॉर यू. Vapors and fumes, for instance, those that come from welding are exposure to solvents, gases like acetylene, propane, carbon monoxide and helium, flammable materials like gasoline, solvents and explosive chemicals. All of them, we should be aware of all of them.